हेलो बच्चों, इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स कितनी लगती है। तो हमने देखा कि जब हम किसी एक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर सकती। उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहां पहले था उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब बॉडी में लीनियर मोशन या ट्रांसलेटिव मोशन नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि अगर हम इस डाइपोल को किसी भी एंगल से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो हर एक एंगल से प्लेस करने के बाद भी उस पर नेट फोर्स जीरो ही आती है। तो ये एक पक्का फिजिक्स का एक रूल बना लिया, नियम बना लिया कि जब भी किसी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स हमेशा जीरो ही एक्ट होगी। फिर हमने देखा कि क्या ये डाइपोल रोटेट कर सकता है। तो हमने देखा कि किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? टॉर्क, नेट टॉर्क। अगर किसी एक बॉडी पर टॉर्क लगेगी तो बॉडी रोटेट करेगी और टॉर्क की कुछ शर्तें होती हैं। तो हमने देखा कि जब हम किसी एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होती है, बिल्कुल। और हमें बताइए किसी एक डाइपोल पर किसी भी एक बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। टॉर्क की पहली शर्त क्या होती है कि दो फोर्स होना चाहिए, वो दो फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए और उन दोनों फोर्सेस का टोटल कितना होना चाहिए? जीरो। तो हमने देखा कि जब हम किसी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। ये दोनों फोर्स कैसी होती हैं? इक्वल और अपोजिट होती हैं और टोटल फोर्स कितना होता है? जीरो। इसका मतलब बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर सकती। और जब बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर सकती तो फिर हमने देखा कि ये जो फोर्स अप्लाई होती है इन फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास की लाइन पर नहीं होती और सेंटर ऑफ मास की लाइन पर नहीं होती। दूसरी बात, इसके बाद इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो हमें पता है कि टॉर्क की यही नेसेसरी कंडीशन होती है, देयर शुड बी द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड दीज फोर्सेस शुड नॉट बी इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दोनों फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन पर नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि देयर शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द टू फोर्सेस। और हमने देखा इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लगता है और ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं ये फोर्स एक डाइपोल पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्ट होती है तो वो उस डाइपोल को रोटेट कर देती है। और हमने देखा ये डाइपोल रोटेट करता हुआ चला जाता है और ये डाइपोल तब तक रोटेट करता हुआ चला जाता है जब तक कि ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव ना कर ले। इस दुनिया में हर एक चीज कहाँ रहना पसंद करती है? तो हमने देखा कि इस दुनिया में हर एक चीज वहां रहना पसंद करती है जहां पर उसे स्टेबिलिटी मिले, जहां पर उसे मिनिमम एनर्जी खर्च करके स्टेबिलिटी मिले। उस कंडीशन में कोई भी बॉडी रहना पसंद करती है। हम लोगों ने देखा कि कल अगर हम टॉर्क की बात करें छोटा सा कि ये सपोज टू बी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? थीटा। तो हमने देखा कि जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करती है। टॉर्क इज इक्वल टू में पी ई साइन थीटा और थीटा इज द एंगल। थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटे? तो आंसर है थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल होता है। और हमने देखा कि जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता हुआ चला जाता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? जीरो। और हमें पता है कि जब थीटा हमारा 0 डिग्री का हो जाएगा तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है जीरो होती है। तो टॉर्क कितनी हो गई? तो आंसर है जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये डाइपोल यहां से रोटेट करता हुआ जाएगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा तो इस पे नेट टॉर्क जीरो हो गई। और किसी भी एक बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? टॉर्क। और यहाँ पर टॉर्क कितनी हो गई? जीरो। इसका मतलब ये बॉडी अब फर्दर रोटेट नहीं कर सकती। अब बॉडी ना तो लीनियर मोशन कर सकती है, अब दूसरा ना बॉडी रोटेशन मोशन कर सकती है, अब ना बॉडी लीनियर मोशन कर सकती है ना बॉडी रोटेशन मोशन कर सकती है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? तो आंसर है ये कंडीशन हमारी कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जो हमने इससे लास्ट क्लास में बनाया था। इसका मतलब जब ये डाइपोल यहां से दोबारा अलाइंड होकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आ जाता है ऐसा और इसको अगर हम फर्दर इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस करें ऐसा, इसको अगर हम ऐसे लेके चले जाते हैं यहां से तो हम देखते हैं दोबारा अपनी पोजीशन को अचीव कर लेता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, हम ये समझना चाहते हैं कि जब किसी एक डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो डाइपोल कहाँ रहना पसंद करता है? तो आंसर है वो डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में वो अपने आप को क्या प्रोवाइड कराता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और इस दुनिया में हर एक चीज क्या लेना चाहती है? स्टेबिलिटी लेना चाहती है।
तो कोई भी डाइपोल हमेशा घूमकर कहाँ जाके अपने आप को अलाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। आज क्या करने जा रहे हैं, आज का जो नया टॉपिक है वो है कि जब हम किसी एक डाइपोल को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से आप इसको ए से बी तक ले जाने के लिए अगर हम 10 जूल का वर्क कर रहे हैं तो ये बॉडी बी से ए तक आने के लिए कितना वर्क करेगी, 10 जूल। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है ये इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि एक डाइपोल जो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है उससे अगर हम उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं बेटे, और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो नया टॉपिक है बेटे कि वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म। तो देखिए, और एक छोटी सी बात समझिए, ये बेटे सपोज टू भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनाई है, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे। अब एक डाइपोल हमारे पास है, वी हैव डाइपोल, और एक जो डाइपोल है हमारे पास, हमने क्या करा, ये डाइपोल अभी कैसा है, तो आंसर है अभी ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस है। क्यों, क्योंकि यहां पर कैसा चार्ज होगा, तो आंसर है यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हम सबको अच्छे से पता है। अब अगली बात समझिए, तो ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल अभी किसके डायरेक्शन में प्लेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस है। इस कंडीशन में इस डाइपोल पर टॉर्क कितनी एक्ट होती है, तो आंसर है 0, और ये डाइपोल हमेशा इसी कंडीशन में रहना पसंद करता है। अच्छा, अब हमने क्या करा बेटे, हमने इस डाइपोल को इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया। लाइक दिस, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे बेटे ये यहाँ पे था, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डाइपोल पहले ऐसे अलाइन था, इसी डायरेक्शन में अलाइन था, इसको ऐसे अलाइन है। हमने इसको इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया ऐसा। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी, आंसर है ये डायरेक्शन डाइपोल की है, दिस इज पी। अब इस डाइपोल को हमने यहां से अलाइन करके ऐसे था, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, और ये डाइपोल अब इस डायरेक्शन में आ गया, दिस इज पी। तो यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ एंगल भी बनाया हुआ, वो एंगल कितना है, सपोज टू बी थीटा, और जब कोई एंगल कितना थीटा है तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस करके गया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल किया होगा, सपोज टू बी x, और यहां से यहां तक हमने डिस्टेंस कितना मान लिया, ये दिस इज सपोज टू बी रेडियस। तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इस डाइपोल को, ये डाइपोल है, इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दे इस डायरेक्शन में, तो यहां से यहां तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क कितना करना पड़ेगा, तो देखिए, तो ये वर्क कितना होता है, तो हमें सिंपल से फार्मूला पता है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटे में इसका ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहां से ये क्या करेगा, डाइपोल ये रोटेट करता है, तो यहां से जो रोटेशन होता है, तो जहां से पॉइंट रोटेट करता है उसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। तो अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ा, आंसर है नो। ठीक है, तो हमें बताया बेटे कि फोर्स इनटू में रेडियस, फोर्स इनटू में रेडियस क्या होता है, तो आंसर है टॉर्क होता है। और आपको पता है थीटा, थीटा का फार्मूला क्या अपना होता है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस। तो हम क्या सिंपली बोल सकते हैं, x अपॉन में आर को हम बेटे थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारा वर्क डन कितना आता है, टॉर्क इनटू में थीटा। तो क्या आप मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हैं बेटे, क्या बता सकते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा प्लेस था, उसे हमने उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो उसे डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू टाउ इंटू में थीटा। तो क्या ये वाला फार्मूला इसके वर्क डन को निकालने के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, आंसर है नो। क्यों बेटे, क्योंकि बेटे आपको एक बात फिजिक्स में अच्छे से पता है कि फिजिक्स में हम किन्हीं भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, कब, तो आंसर है जब ये दोनों वैल्यू या तो कांस्टेंट हो
या इन दोनों वैल्यू में से कम एक वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, या तो दोनों ही कांस्टेंट हो या एटलीस्ट वन क्वांटिटी शुड बी कांस्टेंट। अच्छा, लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे ये डायपोल यहाँ से जैसे जैसे थीटा बदलता चला जाता है तो वैसे वैसे टॉर्क भी बदलता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फार्मूला कितना होता है, तो आंसर है टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा। तो जैसे जैसे थीटा बदलता चला जाएगा वैसे वैसे टॉर्क बदल रहा है, तो यहाँ पर थीटा भी बदल रहा है और टॉर्क बदल रहा है। और फिजिक्स में अगर दो क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो उनमें से कम एक क्वांटिटी को कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर दोनों ही क्वांटिटी वेरिएबल हैं तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? तो आंसर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम करते क्या हैं? तो आंसर है इंटीग्रेशन में हम ये करते हैं बेटे कि एक क्वांटिटी को, जो दो क्वांटिटी दोनों ही वेरिएबल हैं, उसमें एक क्वांटिटी को हम इतना छोटा मान लेते हैं कि दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में कैसी बन जाती है, बहुत छोटी बन जाती है। समझ में आ रहा है बेटे? तो एक क्वांटिटी कितनी है, तो हमने यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल हमने कितना मान लिया, बहुत छोटा सा एंगल मान लिया। अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसके रिस्पेक्ट में टॉर्क कैसा होगा, सी। तो हमने ये मान लिया कि जो वर्क है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत छोटा सा, बहुत डी थीटा चेंज करते हैं, उसके लिए टॉर्क कैसा है, सी। तो हमने वर्क कितना करा, बहुत छोटा वर्क है। तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरा टॉर्क सेम हो गया, तो वर्क कितना हो गया, ये रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इतना वर्क करा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना वर्क करा होगा, ये वर्क। तो ये फिजिक्स का हमारा एक मेथड होता है जो हर किसी को नहीं पता होता, बट आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना है। समझ आ रहा है? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं इस चीज को लेके। अब डायरेक्ट यूज करते हैं। देखिए, अब सिंपली बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। एक डाइपोल इस डायरेक्शन में रखा हुआ था, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमने उसे इससे डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जब डिस्प्लेस होता है ये, तो ये कितना एंगल बनाता है, डी थीटा। और यहाँ से यहाँ तक चल के जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज टू बी x, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, सपोज टू बी r। वो आप ले सकते हैं। अब इसमें समझिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो आंसर है हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने कितना वर्क डन किया, तो ये वर्क डन होगा कितना। देखिए, नाउ लेट करा यहाँ पर, लेट डी थीटा is the smaller displacement travel from, इसको A कंसिडर कर सकते हैं, A to B, A to B। A उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, उससे हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया A to B, so that the dW is work done takes place। तो ये वर्क डन कितना होगा, तो निकालते हैं इसको। तो वर्क डन का फार्मूला कितना होगा बेटे, वर्क इज इक्वल टू में टाउ इनटू में डी थीटा। तो थीटा इज द क्या है, तो आंसर है थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है, ये एंगल है, और ये डिस्प्लेस कहां से कर रहे हैं, तो आंसर है इनिशियल एंगल कितना था हमारा, 0 डिग्री, और इसको हमने डिस्प्लेस कहां से करा है, तो आंसर है थीटा डिग्री था। तो पहले इनिशियल एंगल कितना था, थीटा 1 0, और कहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट इज एंगल थीटा, यहां तक इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब आगे देखिए, तो थीटा 1 से लेके जाते हैं और कहां तक जाते हैं, थीटा 2 तक। तो वर्क डन कितना है, तो आंसर इनिशियल वर्क कितना था बेटे, जब यहाँ पे था तो आंसर है 0, और कहां तक लेके जा रहे हैं, टोटल वर्क W। बात समझ आती है बेटे? तो थीटा 1 यहाँ से लेके गए यहाँ, और थीटा 1 है कितना हमारा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों कैसे थे, एक डायरेक्शन में थे, इसलिए थीटा 0, और जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए तो कितना एंगल हुआ, थीटा 2। इसको हम क्या ले सकते हैं, दिस इज एंगल थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया। सो हमको एक बात पता है बेटे यहाँ पर, सो दैट टॉर्क होती कितनी है, तो आंसर है टॉर्क होती है PE sin थीटा। तो इस टॉर्क की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो जब इसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो dW का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आंसर है W, तो 0 से W। अब टॉर्क की वैल्यू जब इसमें हम प्लेस करते हैं तो कितना होता है, तो आंसर है PE sin थीटा इनटू में d थीटा। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से गया, तो आंसर है 0 से थीटा। अगर इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो
W माइनस जीरो इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव थीटा का है तो ये फंक्शन भी थीटा का, लेकिन ये फंक्शन थीटा के नहीं है, ये क्या कहलाएंगे कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाला। और ये कितना है यहाँ से, तो आंसर है 0 से थीटा। ये कितना आ गया, तो आंसर है PE sin थीटा। तो ये वर्क कितना आता है बेटे, तो आंसर है PE इंटीग्रेशन 0 से थीटा और sin थीटा इंटू में थीटा। और sin थीटा का इंटीग्रेशन बेटे हम सबको पता है कितना होता है, तो आंसर है sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा और कितना 0 से थीटा। फाइनल W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। फाइनल लिमिट रखते हैं बेटे, फिर एक माइनस का अपनी तरफ से एक साइन लगाते हैं, ये आ गया बेटे माइनस, इसमें रखेंगे तो कितना आ गया माइनस का कोस 0। तो W इज इक्वल टू PE माइनस कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो W इज इक्वल टू PE कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू 1। तो W कितना आ गया हमारा, तो आंसर W इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। तो हमेशा के लिए याद रखो बेटे, जब किसी एक डायपोल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा स्लाइड पे डिस्प्लेस करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, आंसर हमें इतना वर्क करना पड़ता है। तो एक डायपोल वापस आने के लिए कितना खुद वर्क करेगा, तो आंसर है इतना वर्क करेगा, क्योंकि इसको अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिस्प्लेस करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है कि जब हम एक डायपोल को उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्प्लेस करते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन को अचीव कर लेता है। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करने के लिए अगर 100 जूल का वर्क कर रहा हूँ तो ये वापस आने के लिए भी कितना वर्क करेगा, तो आंसर है 100 जूल का। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसमें अगर एक स्पेशल केस बनाऊं मैं आपके लिए, स्पेशल केस, अगर मैं इसमें स्पेशल केस बनाऊं तो जरा समझिए। अगर पहली कंडीशन ये है कि इफ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल है P, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और मैं इसको थीटा डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 1 कितना है, तो आंसर है थीटा 1 0। अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूं कितना, तो आंसर है 0 डिग्री तक, मतलब जहां पे वो पहले रखा था वहीं पर वो अभी भी रखा है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा 1, तो पहले से कितना है 1, आप चाहे तो इसको ना प्लीज, तो हम इसको थीटा कहां कितने तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो आंसर है इसको हम 0 डिग्री तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, तो आंसर है 1। तो PE 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो हमारा वर्कडन कितना आ गया, आंसर हमारा वर्कडन 0 आ गया। इसका ये मतलब है बेटे कि हमने जब इस डायपोल को यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करा, कितने डिग्री तक डिस्प्लेस किया 0, इसका मतलब डायपोल पहले भी वही था अभी भी वही है, तो हम कितना वर्क करेंगे, आंसर है 0। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डायपोल इस डायरेक्शन में रखा है ऐसा, ये डायपोल था, डायपोल ऐसे रखा था, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया कितने से, ये P है, आंसर है 90 डिग्री से, ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला था PE 1 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो W कितना आ गया PE, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा PE। तीसरी कंडीशन ये है बेटे कि अगर ये कितने डिग्री से डिस्प्लेस किया था हमने, आंसर है 90 डिग्री। तीसरा है कि अगर हम इसे 180 डिग्री तक रोटेट करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है -1, तो PE 1 माइनस 1 तो कितना आ गया 2PE। तो इसे हम सिंपली ये बोल सकते हैं बेटे कि अब छोटी सी बात समझिए। तो हमने देखा कि जब एक डायपोल को हम 0 डिग्री तक वर्क करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, तो आंसर है 0। जब एक डायपोल को हम 90 डिग्री तक वर्क कराते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, तो आंसर है PE। पर एक डायपोल को जब हम 180 डिग्री तक वर्क कराते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, P W इज इक्वल टू 2PE। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों में से डायपोल किस कंडीशन में रहना पसंद करेगा, तो बहुत आसान है। तो डायपोल बेटे किस कंडीशन में रहना पसंद करेगा, तो आंसर है पहली कंडीशन में रहना पसंद करेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज वहां रहना पसंद करती है जहां पे उसे मिनिमम एनर्जी खर्च करके अपनी स्टेबिलिटी मिल जाए। तो इस कंडीशन को में अगर हम एक डायपोल को 0 डिग्री की कंडीशन में रखें तो वहां उसे मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है खुद को,
वहाँ रहने के लिए, तो ये क्या करेगा, वहाँ रहना पसंद करेगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए ये इस कंडीशन में कभी रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से इस कंडीशन से दोबारा स्टेबिलिटी इस कंडीशन से दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आने के लिए इसे कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। हम कितना वर्क करेंगे, इतना ज्यादा। ये आने के लिए कितना वर्क करेगा, इतना ज्यादा। यहाँ तक आने के लिए 0 वर्क करना पड़ रहा है सपोज टू भी, यहाँ तक आने के लिए हमें 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो डाइपोल कहाँ रहना पसंद करेगा, तो आंसर है वो यहाँ रहना पसंद करेगा। अगर मुझे 0 वर्क करना पड़ रहा है इसको अनस्टेबल करने के लिए, तो इसे भी कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है 0 जूल। यहाँ तक लाने के लिए अगर मुझे इसे 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो डाइपोल को वापस आने के लिए खुद को लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है 100 जूल। सो दैट इस कंडीशन में डाइपोल अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखना पसंद करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट द डाइपोल wants to remain in condition of stable equilibrium। मतलब थीटा अगर 0 डिग्री है तो वो उसी कंडीशन में रहना पसंद करे। ठीक है बेटे, और इसके बाद हम अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद आप एक नया टॉपिक बनाते हैं। इसके बाद आज जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है, देखिए उसका नाम है एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटे कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि दिस इज सपोज टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, और मैं आपसे बोलूं कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, ये क्या है, माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बेटे, दिस इज द सपोज टू पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटे कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है और ये किसी भी एक डाइपोल की सबसे पसंदीदा डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रहना पसंद करता है। वो इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को स्टेबल कंडीशन में रखता है, यहाँ पर उसे मिनिमम एनर्जी खर्च करके स्टेबिलिटी मिल जाती है। और ये इस दुनिया का एक रूल है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ पे उसे मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको चलना पसंद है या दौड़ना, तो आप क्या पसंद करेंगे, चलना। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको चलना पसंद है या लेटना, तो आप क्या कहेंगे, लेटना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस कंडीशन को प्रेफर करते हैं जिस कंडीशन में आपको मिनिमम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और उस मिनिमम एनर्जी को खर्च करके आप क्या प्रोवाइड कराते हैं, अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अब अगली बात सुनिए, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था बेटे, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने लिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो क्या इस डाइपोल के पास कुछ एनर्जी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक छोटी सी बात है बेटे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन मैंने आपसे ये किया कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो क्या खड़े हुए या रखे हुए डाइपोल के पास कुछ एनर्जी होती है या नहीं होती। तो इसे एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सपोज टू बी ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी कहीं ग्राउंड पे थी बेटे, ग्राउंड पे रखी थी, तो अभी इसके पास एनर्जी कितनी थी, तो आंसर है 0। लेकिन जैसे हम इसे उठा के किसी एक हाइट पे उठा के रखते हैं, तो इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमने कितना वर्क करा, 0। पहले हमने कितना वर्क किया था, 0, तो यहाँ पर इसके पास कुछ एनर्जी नहीं थी। अब हमने यहाँ से उठा के इस पर 10 जूल का वर्क किया, तो अब हमारा 10 जूल का हमने वर्क किया और इस बॉडी को यहाँ रख दिया, तो हमारा 10 जूल का जो वर्क था वो कहाँ चला गया, तो हम बोलेंगे वो 10 जूल का हमारा वर्क इस बॉडी की एनर्जी बन गया। कौन सी एनर्जी बन गया, तो आंसर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई।
और कोई सामने से आता है और वो देख के ये क्या कहता है कि इस बॉडी के पास एनर्जी है। तो इस बॉडी के पास एनर्जी है क्यों? क्योंकि पक्का किसी ने इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ रखा होगा और यहाँ रखा है तो पक्का इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन किया होगा और उस पर किया गया वर्क डन इस बॉडी का, इस सिस्टम की क्या बन गई? एनर्जी बन गई। वो एनर्जी का कोई भी रूप हो सकता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो एग्जैक्टली बेटे मैं भी यही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पक्का इस डाइपोल को किसी ने यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा और जिसने इसे यहाँ रखा होगा तो इसने इसके ऊपर वर्क भी किया होगा। अगर उसने इस डाइपोल पर जितना वर्क किया है वही वर्क क्या है? उसकी एनर्जी है। और यही एनर्जी क्या कहलाती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और यही आज हमें कैलकुलेट करना है। और ये बहुत उम्दा टॉपिक है और ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा भी जाता है। हम लोगों को इसका कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, तो बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से समझने की बेटे इसे कोशिश करिए। जैसे कि एज्यूम करिए कि अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से उठा के इस बॉडी को मैं इस साइड तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर से इस बॉडी को अगर मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने कितना वर्क किया? तो आंसर है 0। तो हम किसी भी एक बॉडी को पर वर्क कहाँ से करते हैं? जब उस पर शून्य वर्क कितना होता है? 0। अगर इस पे शून्य वर्क 0 है तो यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही होगी इस बॉडी पर? तो आंसर है 0। इसके पास एनर्जी 0 है तो वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करती। तो हम किसी भी एक बॉडी पर वर्क तब करते हैं बेटे जब शुरू में इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करती, जब हमने इसके ऊपर धीरे धीरे फोर्स लगाए और यहाँ से यहाँ तक इसका फोर्स लगा के इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन किया। तो शुरू में फोर्स कितनी होती है? तो आंसर है 0। और जब हम यहाँ से यहाँ तक ले जाके कुछ फोर्स लगाते हैं और इनटू में कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है? वर्क डन। और ये फोर्स होती कितनी है? तो हम बोल सकते हैं mg और इनटू में h, ये हमारा वर्क डन होता है। तो हमारी बेसिक चीज क्या थी जो हमें ये समझनी है बेटे कि शुरू में हम वर्क ऐसी कंडीशन से करते हैं जहां पर कोई फोर्स काम नहीं करती, कोई फोर्स काम नहीं करती। वहां से हम कहां तक लेके जाते हैं? जब हमारी फोर्स फाइनली काम करना शुरू कर देती है। और जब हमारी फोर्स काम करती है तो हमें क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है। एग्जैक्टली हम यही चीज यहाँ पर भी करते हैं। तो अब ये समझिए बेटे, इस डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पहले ये डाइपोल एक ऐसी जगह रखा होगा जहां पर इस डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रही होगी। क्यों? अभी ये डाइपोल अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगाएगी अपने डायरेक्शन में, इस नेगेटिव चार्ज पर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो अभी इस डाइपोल पर फोर्स लग रही है, अभी इस डाइपोल पर फोर्स लग रही है। लेकिन शुरू में जब ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो इसके ऊपर एक ऐसी कंडीशन होगी जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ना लगा सके? क्योंकि हमें एक बात पता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F इंटू में Q। या आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू F अपॉन में Q होता है। तो फोर्स हमारी कितनी होती है? F इज इक्वल टू A इंटू में Q। तो हमारी फोर्स 0 कब हो सकती है? तो आंसर हमारी फोर्स 0 तब हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज तो 0 हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक फार्मूला पता है E इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर, के 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन में R स्क्वायर बोल सकते हैं बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर हमारा डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये है कि एक डाइपोल को हम ऐसी कंडीशन से लेके गए हैं जहां पर फोर्स 0 है। और फोर्स 0 कब हो सकती है? तो आंसर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पार्टिकल पर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाएगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मानी जाती है? 0। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पर अगर कोई बॉडी रखी हो, और ये बहुत पूछा जाता है, अगर इन्फिनिटी पर कोई एक बॉडी रखी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां फोर्स कोई काम नहीं करती। तो इसे हमेशा के लिए याद करके रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस डाइपोल को हमने शुरुआत में, ये डाइपोल कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे कहीं रखा होगा, ठीक है। अब हम उस डाइपोल को इन्फिनिटी से इस लोकेशन पे लेके आए होंगे और यहाँ तक लाने के लिए हमने जो वर्क किया वही उसकी एनर्जी है। अब इसको बड़े स्टेप वाइज समझिए। देखिए कैसे,
सबसे पहले बेटे हमने क्या करा, यहाँ से एक डाइपोल को जब हम यहाँ से लेके जाते हैं तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज को सपोज टू बी इधर लेके जा रहे हैं। तो जब हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं, ये देखिए सपोज टू बी हम सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे फिर एक नेगेटिव को, तो ये क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे समझिए, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। तो इसमें एक बार पॉजिटिव चलेगा तो नेगेटिव भी तो चलेगा, तो दोनों ही साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो हम एक एक चार्ज को स्टेप वाइज समझते हुए जाते हैं कि एक चार्ज पहले कितना वर्क करेगा और दूसरा कितना वर्क करेगा, दोनों मिलकर टोटल कितना वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटे सपोज टू बी हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं, इस डाइपोल के इस पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। कहां से लेके जा रहे हैं, आंसर है इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करती है, तो आंसर है 0। तो उस इन्फिनिटी से हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब थोड़ा सा हमने तब तक डिस्प्लेस किया जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना शुरू नहीं करती। तो हमने देखा जैसे हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना शुरू कर देती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कैसे करती है, अब जरा समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, आंसर है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस डाइपोल को हम कहां लेके आए, तो आंसर है इस बी पोजीशन पर लेके आए। तो हमें फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी, तो आंसर है हमें फोर्स इसके उल्टे डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो जितनी फोर्स ये लगाएगा तो आंसर है उतनी फोर्स हमें भी इसके उल्टे डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी हो गई, तो आंसर है नेट फोर्स 0 होगी। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0। तो ये बॉडी बिना एक्सेलरेशन के इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। फिर से इसे छोटे से शब्दों में भी समझ सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इस पर 10 जूल की फोर्स लगाती है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने के 10 न्यूटन की फोर्स लगाती है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, आंसर है 10 न्यूटन की। तो फिर से समझिए कि यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है इस डाइपोल का, पहले हम ये पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करके एक फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, तो आंसर है जितनी फोर्स ये रिपेल कर रहा है उतनी फोर्स हम इसके उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे। तो हम यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी किस में हो रहा है, तो आंसर है इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो हमारा वर्क डन कैसा होता है, तो आंसर है वर्क डन होता है पॉजिटिव। क्योंकि वर्क का फार्मूला कितना होता है बेटे, तो आंसर है वर्क का फार्मूला होता है F = Fx cos थीटा। तो हमारी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितना बनता है, 0 डिग्री का। और जब थीटा 0 है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका सिंपली सा मतलब ये हुआ कि आपने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज लिया ये वाला, इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही आप थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो आप कैसे फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी कैसे कर रहे हो, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों डायरेक्शन में, तो आपका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और आप इस वाले चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके गए और यहाँ उठा के आपने रख दिया। जैसे आपने इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ रखा तो आपने सपोज टू भी वर्क किया इस पे कितना, मान लो प्लस यू है, मान लो प्लस यू कुछ भी, मान लो ये 100 जूल का होगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्या, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब हमें किसे लेके जाना है, नेगेटिव चार्ज को। तो अभी हमने यहाँ से फिर से अब नेगेटिव चार्ज को उठाया, पहले पॉजिटिव था, अब हम किसको लेके जा रहे हैं बेटे, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज को यहाँ से लेके जा रहे हैं। अब हमें पता है कि जैसे ही इन्फिनिटी पर रखा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इन्फिनिटी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगेगी, 0। अब जैसे हम इसे थोड़ा आगे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो वो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी। लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम करेगी तो ये डाइपोल कैसे मूव करेगा, तो आंसर है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स कैसे लगेगी इस पे, इस डायरेक्शन में। अच्छा, जब इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और ये डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो बताइए हमने कितना वर्क किया, तो आंसर हमने तो कोई वर्क किया ही नहीं, ये तो डाइपोल अपने आप ही वर्क कर गया। तो हमें अगर इस पर वर्क करना है तो हम फोर्स कैसे लगाएंगे, तो आंसर है ये डाइपोल, समझिए ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
और डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में करना चाह रहा है, तो हम फोर्स कैसे लगाएंगे, इसके उल्टे डायरेक्शन में। हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, जबकि बॉडी डिस्प्लेस कैसे कर रही है, आंसर है इस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस करती जा रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को रोक के फोर्स लगा रहे हैं, हाँ, ये बॉडी इस डायरेक्शन में और ये बॉडी इस तरफ चलती जा रही है, लेकिन हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं अभी भी इसी डायरेक्शन में। तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा बेटे, तो आंसर है वर्क डन। अब तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जब जा रही है तो फोर्स भी कैसे लगा रहे हैं बेटे, तो आंसर है इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो वैसे ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में करेगा। तो डाइपोल ने खुद वर्क किया, लेकिन हमने तो कोई वर्क नहीं किया, लेकिन वर्क किसे करना है, हमने वर्क करना है, हमारा वर्क ही तो इसकी एनर्जी बनेगा। तो इसलिए डाइपोल जब इधर चलता है तो अपने हाथ को ऐसे टिका लेते हैं और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 180, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 180, cos 180 की वैल्यू -1। तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो बेटे जब मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ तक लेके जाऊंगा, इस नेगेटिव चार्ज को इस बी पॉइंट तक लेके जाऊंगा, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है मुझे u1 वर्क करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का ही यहाँ तक बराबर है। दोनों इन्फिनिटी से, मान लो इन्फिनिटी से 50 मीटर लेके गए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को भी लेके गए और नेगेटिव को भी लेके गए, फोर्स तो दोनों ही पहले बराबर लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो वर्क डन दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा दोनों का नेटवर्क कितना हो गया, 0। अब लेकिन बेटे हमें इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा और अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है वर्क का फार्मूला होता है फोर्स। तो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कितना ट्रैवल करने हैं बेटे, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, b to a, ये तो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिससे कि हम एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेके आ जाएंगे। यहाँ तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो आंसर यहाँ तक लाने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज को -u1 वर्क करना पड़ा। जब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेके गए तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, +u1 वर्क करना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बेटे हमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट में वर्क करना पड़ा। ये जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज को लेके आने के लिए वर्क करना पड़ा, यही क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने के लिए हमने वर्क करा u, कितना करा u, ये बात समझ में आती है बेटे। तो हमें एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना पड़ेगा एक नेगेटिव चार्ज को ले जाने के लिए, 2a, और फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये वर्क कितना होगा, ये पेपर में बेटे बहुत आता है, पेपर में ये समझ में कम आता है बच्चों को, इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए तो हमने क्या किया बेटे, तो अगर मैं आपसे बात करूं लेट प्लस q चार्ज is taken from infinity to a point b so that the work done, बेटे हमने वर्क डन कितना करा, तो आंसर है +u1 वर्क किया। नाउ -q चार्ज is taken from infinity to a point b, इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके गए हैं बेटे, b की तरफ लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट बेटे यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अगेंस्ट द अट्रैक्शन, against the attraction, so work है, ये वर्क कितना होगा बेटे, -u, कहाँ तक, b तक लाने के लिए, बट एक्स्ट्रा वर्क इज डन to reach the negative charge minus
Q charge from B to P to A by the displacement to A, so that वर्क डन। तो हमारा वर्क डन कितना होगा, इस कैलकुलेशन को बेटे आपको समझना है। वो वर्क हमने कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज W, ये हमारा वर्क है। इसी वर्क को हमने क्या नाम दिया, टेंशन एनर्जी। तो हमारा वर्क होगा कितना, जरा उसे समझिए। तो बेटे वर्क का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एनर्जी दे दिया। और ये वर्क है कितना हमारा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और समझिए, यहाँ तक लाने के लिए प्लस वर्क, नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज को जब लेके गए तो वर्क कितना हुआ, +1 प्लस U1, नेगेटिव चार्ज को लेके गए तो -U1। तो आप बोल सकते हैं सो द वर्क डन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट B विल बी 0। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज वर्क इज डन। तो ये वर्क कितना होगा बेटे, तो वर्क का फार्मूला आप सबको पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज को जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ा, आंसर है 2। और फोर्स कितनी लगती है, तो आंसर है फोर्स होती है E इनटू में Q। और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो -Q इनटू में कितना आ गया बेटे 2। और Q इनटू में 2 होता कितना है बेटे, तो आंसर इलेक्ट्रिक है। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, -Q। तो अगर मैं पूरी एनर्जी निकालूं, सो टोटल एनर्जी, अगर आप चाहें तो टोटल एनर्जी भी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बेटे, यहाँ से यहाँ तक की +U1 -U1 प्लस U, तो प्लस U क्या है, -P। सो द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बोल सकते हो या एनर्जी बोल सकते हो, द एनर्जी gained by the negative charge by the dipole in electric field will be कैसी होगी बेटे, -P इंटू में। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बेटे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी किसकी वजह से, किसके अगेंस्ट है, तो आंसर है अट्रैक्शन के। यहाँ पर ये बॉडी इसको क्या कर रही थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इसके उल्टे डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेंस्ट इट, द एनर्जी of the dipole here। इसको आप हमेशा के लिए याद करिए, पेपर में बहुत आता है। तो इसका मतलब जब भी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसके पास पक्का कितनी एनर्जी होगी, तो आंसर है -Pe। अब एक छोटी सी चीज और बनाते हैं इसमें। अब जरा थोड़ा सा एक चीज याद करिए, एक स्पेशल कंडीशन। क्या है स्पेशल कंडीशन, देखिए देखिए एक स्पेशल कंडीशन कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि नंबर फर्स्ट, इफ अगर हमारा थीटा 0 डिग्री का है, अगर हमारा थीटा 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के पास कितना वर्क होगा, वो हम उसको अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस करें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना। और उसके पास पहले से ही कितनी एनर्जी होती है, तो आंसर उसके पास पहले से ही एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसके पास अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, कितनी बेटे, टोटल एनर्जी। और उस टोटल एनर्जी को हमने कितना नाम दिया, तो आंसर है डेल्टा यू नाम दिया। दिस इज द डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है,
टोटल एनर्जी। ये क्या है उसकी, तो आंसर है ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको बेटा पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये जो हमने वर्क किया इसमें वर्क। तो एक बात बताइए, जब एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा होता है तो उसके ऊपर हम कितना वर्क करते हैं, तो आंसर है 0। एक डायपोल के पास हमेशा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है कितनी, तो आंसर है -PE। अभी निकाला ना बेटे, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो एक एनर्जी तो उसके पहले से ही होती है, एक हमने एक्स्ट्रा वर्क करके उसको एनर्जी दी कितनी, 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, आंसर है -PE। दूसरी कंडीशन आई, अगर मैं बोलता हूँ कि एक डायपोल को हम 90 डिग्री तक डिस्प्लेस कर देते हैं, ये एक डायपोल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस डायपोल को हमने, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हमने 90 डिग्री तक ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, तो अब इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो अभी हमने कल इसके बाद लास्ट टॉपिक में हमने एनर्जी निकाली थी, ये एनर्जी आती है कितनी, P इंटू में E। अगर आपको फार्मूला याद हो तो W इज इक्वल टू में PE 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा 90 डिग्री का, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटे, cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना हो गया P, और इसके पास पहले से ही एक एनर्जी होती है डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, -P, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0। इसको याद करते जाइए। तीसरी बात, इफ इस डायपोल को हम 180 डिग्री तक अगर रोटेट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको अगर मैं डायपोल को 180 डिग्री तक रोटेट कर दूं, दिस इज P, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, तो आंसर है 180 डिग्री का। तो इस कंडीशन में डायपोल के पास कितना, उस डायपोल को हम 180 डिग्री तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क करते हैं, तो अभी हमने निकाला था 2P, और ये डायपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एक एनर्जी कितनी होती है, -P, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, तो आंसर है PE। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, तो आंसर है PE, और मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, -P, क्योंकि माइनस की वैल्यू सबसे कम कंसीडर की जाती है, प्लस में वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस दुनिया में कोई भी एक डायपोल हमेशा किस कंडीशन में रहना पसंद करेगा, जिस कंडीशन में उसे मिनिमम टोटल एनर्जी सबसे कम खर्च करनी पड़ती हो। फिर से वही बात आ गई बेटे, और सबसे कम एनर्जी कितनी है, -PE, तो इसका मतलब कोई भी एक डायपोल किस कंडीशन में सबसे बेटर फील करेगा, तो आंसर है जब वो किस कंडीशन में होगा, तो आंसर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा कितना होता है 0, और वो डायपोल किस कंडीशन में रहना नहीं पसंद करेगा, तो आंसर है 180 डिग्री की, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में रहना कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसे एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है उसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है बेटे, ये आगे कंपटीशन में भी पूछी जाती है। तो यू मस्ट ऑल हैव टू नो देयर आर द सो मेनी मेथड टू डिटरमाइन whether the charge wants to place in the electric field. We have the method of the torque. With the help of torque we can easily determine where the dipole wants to remain at rest. The second thing is that by the work done, हमने देखा कि जब हम डायपोल पर कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क डन में भी डायपोल अपने आप को ये शो करके दिखाता है कि वो किस कंडीशन में रहना पसंद करता है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट द टोटल एनर्जी कंसेप्ट, कि टोटल एनर्जी किसी भी एक डायपोल की अभी भी कहाँ होती है, तो आंसर है जब वो किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में कोई भी एक डायपोल अपनी कंडीशन में रहना पसंद करेगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना बनाते हैं, और इससे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिकों के साथ आप लोगों का स्वागत होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।